नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। घर घर दस्तक अभियान आज से शुरू होगा। लोगों के बीच जाकर संचारी रोगग्रस्त मरीजों को चिन्हित करेंगी आशा वर्कर्स। रोगियों को दवा और जरूरत पड़ने पर अस्पताल में भी भर्ती कराया जाएगा। प्रदेश भर में 30 अप्रैल तक यह अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में भी संचारी रोग से बचाव और इलाज की सुविधा मिल रही है। रोगियों को दवा और जरूरत पड़ने पर अस्पताल में भी भर्ती कराया जाएगा। इसको लेकर आशा वर्कर्स काम करेंगी। घर घर दस्तक अभियान आज से शुरू होगा। लोगों के बीच जाकर संचारी रोगग्रस्त मरीजों को चिन्हित करेंगी आशा वर्कर्स। दवाई के अलावा जरूरत पड़ी तो अस्पताल में भी इन्हें भर्ती कराया जाएगा। प्रदेश भर में 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा अभियान। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में भी संचारी रोग से बचाव और इलाज की सुविधा मिल रही है। घर घर दस्तक अभियान आज से शुरू होगा। और नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने सफाई कर्मचारियों का बढ़ाया हौसला। सभी सफाई कर्मचारियों को ए के शर्मा ने धन्यवाद किया। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने सभी अफसरों को निर्देश दिए, सुबह की सफाई के दौरान खुद मौके पर मौजूद रहें सभी अफसर। सभी सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद अदा किया। नगर विकास मंत्री हैं ए के शर्मा, जिन्होंने सभी अफसरों को निर्देश दिए कि सफाई के दौरान में वो लोग मौजूद रहें। और ये देखिए उनकी तस्वीरें, ए के शर्मा उनकी तस्वीरें हैं सफाई कर्मचारियों के साथ में, जिनको धन्यवाद उन्होंने किया। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाया, उनको धन्यवाद किया और खुद उनके साथ मौजूद रहे। और अधिकारियों को भी सफाई के दौरान में मौजूद रहने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने सभी अफसरों को दिए निर्देश, सुबह की सफाई के दौरान खुद मौके पर मौजूद रहे सभी अफसर। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने सफाई कर्मचारियों को हौसला बढ़ाया। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। अब यहाँ कुछ सफाई कर्मचारी आपको नजर आएंगे, जिन सफाई कर्मचारियों के साथ में ए के शर्मा मौजूद हैं, उनका धन्यवाद भी अदा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें ए के शर्मा की, नगर विकास मंत्री हैं, हाल ही में कैबिनेट का हिस्सा बने हैं ए के शर्मा। और ए के शर्मा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल ये आप देख रहे हैं, जहां पर खुद हाथों में झाड़ू उन्होंने पकड़ी है और हाथों में झाड़ू पकड़कर हौसला उनका बढ़ा रहे हैं और उनका धन्यवाद भी अदा किया। एस के वाजपेयी हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। एस के, ए के शर्मा की ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सफाई कर्मचारियों के साथ में वो मौजूद हैं, उनका धन्यवाद अदा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। साथ ही साथ अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि सफाई के दौरान में आप सब लोग भी मौजूद रहें। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें कि शर्मा ने नगर विकास विभाग का कार्यभार संभालते ही सभी अफसरों को निर्देशित किया था कि जब सुबह सफाई कर्मी सफाई करते हैं उस दौरान जो संबंधित अधिकारी हैं वो स्वयं मौके पर मौजूद रहें। सफाई व्यवस्था को देखें ताकि राजधानी लखनऊ और जितने भी स्मार्ट सिटीज या नगर निगम है वहां पर सफाई व्यवस्था बेहतर की जा सके। आज वो स्वयं सृजन विहार कॉलोनी है जो कि सिकंदराबाद चौराहे के पास पड़ती है, वो वहां पर खुद पहुंचे और सफाई कर्मियों के साथ उन्होंने बातचीत की, उनकी समस्याओं को भी सुना और साथ ही साथ खुद हाथ में झाड़ू लेकर उनका अप्रिशिएशन भी किया। निश्चित है कि एक संदेश देने की कोशिश उन अफसरों को की है जो कि नगर विकास विभाग से हैं, जो नगर निगमों से हैं, जो नगर निकायों से आते हैं, कि कहीं ना कहीं सफाई कर्मियों के साथ आप रहकर कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करा सकते हैं, चीजों को बेहतर कर सकते हैं। अगर उनकी कोई समस्याएं हैं तो उनको भी आप सुन सकते हैं। और जो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है स्वच्छता अभियान को लेकर, कहीं ना कहीं उसमें भी बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश सरकार को मिल सकता है। तो ये संदेश देने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने इस जरिए से की है। जी इसके शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एमएसएमई और खादी ग्राम उद्योग मंत्रालय की प्रेजेंटेशन देखेंगे। एमएसएमई और खादी ग्राम उद्योग मंत्री राकेश सचान ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। है कैबिनेट मंत्री सचान जी। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने प्रायोरिटी तय की है कि 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जाएगा, उसमें आपके महकमे की खासकर एमएसएमई खादी ग्राम उद्योग की एक बड़ी भूमिका है। किस तरीके से कार्य योजना आप लोग तैयार कर रहे हैं 100 दिन को लेकर? देखिए, कार्य योजना में जो संकल्प पत्र है हमारा,
उस संकल्प पत्र के आधार पर कार्य योजना 100 दिन की, 6 महीने की, 2 साल की और 5 साल की तैयार की गई हो, जिसका प्रेजेंटेशन आज होना है। और कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार अगर कहीं कोई दे सकता है तो एमएसएमई है और खादी है। ये तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, नए इन्वेस्टर को लाने के लिए ये सब कार्य योजना में रखा गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन का भी लक्ष्य है और 6 महीने का भी है और 2 साल का भी है। और वो पूरी तरह से जो हमारे संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने गाँव में लोगों से वादा किया, उस आधार पर मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको लेकर के एमएसएमई आगे बढ़ेगा। सर, चूंकि आप खुद कानपुर से आते हैं और एमएसएमई की एक बड़ी इंडस्ट्री कानपुर में है, मेगा लेदर पार्क की बात भी कानपुर में होती रही, उसको किस तरीके से जो है प्रायोरिटी के साथ पूरा करेंगे? वो 6 महीने के अंदर लेदर पार्क का शिलान्यास होगा और 6 महीने में बहुत कुछ हम लोगों ने रखा है, जिसमें हथकरघा में भी और खादी में भी और जो हमारे कार्यक्रम हैं वो 6 महीने में और 100 दिन में और 2 साल में, ये सब हम और विस्तार से एक वक्त था जब कानपुर टेक्सटाइल हब के तौर पे जाना जाता था, दोबारा उसको टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी है। आपको लगता है कि आप उसमें सफल हो पाएंगे जो है? हाँ बिल्कुल, टेक्सटाइल में भी हम लोग आगे काम कर रहे हैं और टेक्सटाइल पार्क के लिए भी कुछ ज़मीन चिन्हित कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करके इस उद्योग को आगे बढ़ाना है। इसमें रोजगार का भी सृजन होगा और आर्थिक जो निर्यात होगा उससे भी पैसा हमारे प्रदेश को आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो ये थे राकेश सचान जी तौर पर कहा कि आज जो प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर के बाद एमएसएमई और खादी सबसे प्रमुख महकमा है जो सबसे ज्यादा रोजगार जो है जनरेट करेगा और उसके लिए पूरी कार्य योजना तैयार हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। इस वक्त जल्द ही गाजियाबाद कमिश्नरेट प्रणाली के साथ जुड़ने वाला है। गाजियाबाद से मंत्री बनाए गए नरेंद्र कश्यप ने कमिश्नरेट प्रणाली की वकालत करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर बात करें योगी सरकार पार्ट 2 में अलग अलग महकमों की कार्य योजना तैयार हो रही हैं, जिस तरीके से ओबीसी का मंत्रालय आपके पास है, दिव्यांग जन सशक्तिकरण का मंत्रालय आपके पास है, क्या कुछ 100 दिन को लेकर के आप लोगों की प्रायोरिटी रहेंगी? उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा आशीर्वाद दिया और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को दायित्व सौंपा प्रदेश के संचालन का। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का दायित्व मुझे सौंपा है। दोनों ही विभागों के आगामी 100 दिन के कार्य योजना के लिए अपने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया। आज बैठक भी बुलाई है, बैठक के माध्यम से समीक्षा करेंगे और ऐसे कौन कौन से बहुआयामी कार्य हो सकते हैं जिनको 100 दिन में पूरा किया जा सकता है, उसको सूचीबद्ध किया जाएगा और अपनी बारी पर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया जाएगा। कुल मिलाकर आदरणीय योगी जी की सरकार संवेदनशीलता के साथ अपने दूसरे कालखंड के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम सब लोग उनके नेतृत्व में अपने विभागों की जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं। प्रदेश की जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाओं पर पूरा उतरते हुए अपने विभागों का पूरा लाभ प्रदेश की जनता को दे। बड़ी बात यह, अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो कस्टिज्म फैक्टर उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा अहम है और उसमें एक बड़ा जो वोट परसेंटेज है वो ओबीसी कैटेगरी का आता है। जो है ओबीसी कैटेगरी को एक तरह से मुख्य धारा के साथ जोड़ना, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देना, ये सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। जो है उन प्राथमिकताओं की अगर बात करें तो आप लोगों ने कुछ पॉइंट आउट किए होंगे कि आपको शुरुआत कहां से करनी है और कैसे जो है किस मुकाम तक लेके जाना है। ये बात ठीक है कि पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में आधी से भी अधिक आबादी में है और हमारी सरकार का निश्चित ये दायित्व है कि वो इन वर्गों के लिए भी
वो सब करना चाहती है जो अपेक्षित है। हालांकि पार्टी का टारगेट सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की अर्जन का है, लेकिन फिर भी विभागीय स्तर पर यदि मैं कहूं तो पिछड़े वर्गों की चिंता देश के प्रधानमंत्री जी भी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी बहुत अधिक इसलिए करते हैं क्योंकि इनके सर्वांगीण विकास के कार्य करना बाकी है। तो मैं अपने विभाग के माध्यम से खासतौर से छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप एक बड़ी सुविधा है, छात्र छात्राओं की प्रतिपूर्ति उनके प्रवेश के समय जो स्कूल कॉलेज में जमा करते हैं उसको वापस कराना दूसरी बड़ी प्राथमिकता है। पिछड़े वर्गों की बच्चियों की शादी के लिए अनुदान एक बड़े सहयोग की नीति हमारे विभाग की है। इसके अतिरिक्त भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पिछड़े वर्गों के नौजवान शिक्षित बच्चों को आईएएस, आईपीसीएस, पीसीएस जैसी बड़ी शिक्षाओं, बड़ी सर्विसेज में जाने के लिए हम लोग ट्रेनिंग सेंटर खोलने पर विचार कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर खोलने पर विचार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका प्रपोजल भेज रहे हैं। जो काम ऑलरेडी अपेक्षित हैं विभागों से उस पे तो एक्शन 100% होगा ही, और पिछड़े वर्गों के लिए जो किया जाना आवश्यक है उस पर भी हमारा ध्यान है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण एक बहुत ही पुनीत और पुण्य कार्य करने का दायित्व भी मुझे मिला है। तो दिव्यांग जनों का पुनर्वास, दिव्यांग जनों का बौद्धिक विकास, दिव्यांग जनों की शिक्षा और रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, स्वावलंबी बनाना, कृत्रिम अंगों के माध्यम से उनके शरीर के अंगों को पूरा करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको हम अपने रोड मैप के माध्यम से तैयार कर रहे हैं। और निश्चित है कि जो रोड मैप हमारा बनेगा निश्चित समय काल में उसको पूरा करेंगे। अपने विभागों की परफॉर्मेंस, मिनिमम टाइम मैक्सिमम परफॉर्मेंस की नीति अपना के अपने विभागों के कार्यों को अद्वितीय करने की कोशिश करेंगे। सर आखिरी सवाल, गाजियाबाद को कमिश्नरेट प्रणाली के साथ जोड़ने की तैयारी है, जल्दी उसका ऐलान हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गाजियाबाद हमेशा सवालों पर है। आपको लगता है कमिश्नरेट प्रणाली के बाद वहां की स्थितियां कुछ बदलेंगी या होना चाहिए या नहीं, मतलब आप अपने हिसाब से क्या सोचते हैं? जनपद गौतम बुद्ध नगर या नोएडा को कमिश्नरी होने का स्टेटस मिला है। निश्चित है कानून व्यवस्था में पहले से ज्यादा बेहतरी हुई है, अपराध भी कम हुए हैं। गाजियाबाद शहर भी नोएडा की तरह बहुत ही डेवलप और बहुत ही बेहतरीन शहर है। खासतौर से योगी जी के सीएम बन जाने के बाद मेरे शहर की प्रगति, उन्नति हर तरफ से आगे बढ़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि अगर गाजियाबाद को कमिश्नरेट बनाने के लिए रहेगी तो मैं निश्चित है हमारे गाजियाबाद को उसका लाभ मिलेगा। और व्यक्तिगत तौर से भी मैं कोशिश करूंगा कि कमिश्नरी का स्टेटस गाजियाबाद को मिले ताकि जो और छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं उनको भी दूर किया जा सके। वैसे अपराध नियंत्रित हुए हैं, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक बेहतरीन जिला निर्मित हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बिल्कुल, तो ये थे नरेंद्र कश्यप जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी प्राथमिकता में वो फिर चाहे पिछड़े वर्ग के लोगों का पुनरुत्थान हो या फिर दिव्यांग जनों का सशक्तिकरण, वो उनके प्राथमिक एजेंडे पर है और लगातार कार्ययोजना तैयार हो रही है और उस कार्ययोजना को समय पर पूरा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया। गाजियाबाद की मोदीनगर तहसील के सारा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर महिला और बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य की मौजूदगी में 5 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और 6 माह की आयु पूरी कर चुके 5 बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। कैबिनेट मंत्री ने गर्भवती महिलाओं को पोषण पोटली भेंट की। उन्हें अपने आहार पर विशेष ध्यान देने की सलाह भी दी। एक बार जोरदार नारों के साथ भारत। फैल तो जाओ भैया, फैल जाओ, फैल जाओ।
एसआई भर्ती की कट ऑफ जारी हुई। 36,000 अभ्यर्थियों को अगले चरण में मौका मिलेगा। 25 अप्रैल से दस्तावेजों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षा होगी। एसआई भर्ती का कट ऑफ जारी। देखिए, काफी लंबे वक्त से युवा इंतजार कर रहे हैं नौकरियों का। 36,000 अभ्यर्थियों को अगले चरण में मौका मिलेगा और अब 25 अप्रैल से दस्तावेजों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षा होगी। एसआई भर्ती का कट ऑफ जारी हो चुका है। छत्तीस 36,000 अभ्यर्थियों को अगले चरण में मौका मिलेगा। 25 अप्रैल को दस्तावेजों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षा शुरू होगी। और बीजेपी की ही डगर चली है अपना दल है। अपना दल ने भी गठित की है स्क्रीनिंग कमेटी। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर ही शामिल हो पाएंगे पार्टी में नेता। स्क्रीनिंग कमेटी ही नेताओं को पार्टी में शामिल कराएगी। आरबी पटेल, के पटेल, राम लखन पटेल स्क्रीनिंग कमेटी के हिस्सा हैं। खबर लखीमपुर खीरी से। 7 एसडीएम और 4 अफसरों पर डीएम का हंटर चला। आईजीआरएस पर असंतुष्ट फीडबैक आने पर डीएम नाराज। डीएम ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। पूर्व में निस्तारित प्रकरण से असंतुष्ट फीडबैक मिलने पर नोटिस जारी। और रोहतास ग्रुप पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। रोहतास प्रोजेक्ट लिमिटेड एंड टाउन प्लानर लिमिटेड के निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। परेश रस्तोगी समेत 7 अभियुक्त के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। गोमती नगर के कैनरा बैंक के मैनेजर की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। लगभग 16 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि रामपुर में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इनके निर्माण से पर्यावरण के साथ ही जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। गांव के लोगों को पिकनिक स्पॉट मिलेगा। केंद्रीय मंत्री गुरुवार शाम रामपुर पहुंचे। पटवाई में बन रहे अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और आह्वान से अमृत सरोवर बन रहे हैं। सभी सुविधाओं से संपन्न यह अमृत सरोवर ग्रामवासियों और आसपास के लोगों के लिए बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट तो होगा ही, साथ ही साथ परिवार के साथ नौका विहार और खाने पीने के स्टॉल भी आसपास होंगे। इस तरह के 75 अमृत सरोवर पूरे जिले में बनाए जाएंगे। ये काम आज़ादी का अमृत महोत्सव के पूरा होने के वर्ष 2023 तक पूरा होगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और कमिश्नर हैं अभी हमारी सीडीओ ददल जी, और अभी भी जो वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है बहुत, और पूरी जो यहाँ पर पूरा अमला है प्रशासनिक अमला, और सभी लोगों ने मिल करके और प्लस जनता ने और यहाँ के ग्राम सभा के लोगों ने मिलकर एक बहुत ही मॉडल। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर। रिश्वत लेने वाले कानूनगो को सस्पेंड किया गया है। कानूनगो का रिश्वत मांगते वीडियो वायरल हुआ था। दाखिल खारिज के नाम पर 5,000 रुपए मांगे थे। राठ तहसील में तैनात कानूनगो अखिलेश, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, सस्पेंड किया गया है। न्यूज़ वन इंडिया की खबर दिखाए जाने के बाद में आखिरकार सस्पेंशन हुआ है। कानूनगो का रिश्वत लेते ये वीडियो दरअसल वायरल हुआ था। यहाँ पे ये रिश्वत की मांग कर रहा है। दाखिल खारिज करने के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिस मामले में न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और आखिरकार इनका सस्पेंशन हो चुका है। अभिषेक कुमार है हमारे साथ, हमारे संवाददाता हमीरपुर से। अभिषेक, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे। जी मैं बता दूं, पूरा मामला राठ तहसील का है, जो कि बाबू जो है अखिलेश वहाँ राठ तहसील पर तैनात थे, और वहाँ पर इनका जो भ्रष्टाचार का जो लिप्त ये नजर आए एक वीडियो पर इनका वायरल हुआ, और जिसमें ये 5,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं, जिसको एक जो पीड़ित है वो कह रहा है 1,000 रुपए में काम कर दीजिए। इसको लेकर के यहाँ इनका वीडियो वायरल हुआ है, और जब ये खबर न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई, जिस पर जो हमीरपुर जिलाधिकारी उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और बुलंदशहर में शराब ना देने पर ठेके में ही आग लगा दी। गांव के युवकों ने शराब के ठेके में आग लगाई। अंबेडकर जयंती पर ठेके को बंद करने के निर्देश दिए थे। ठेके के कर्मचारियों ने शराब देने से इनकार किया था। बाइक, स्कॉर्पियो और कई पेटी शराब जलकर राख हो गई। शराब के ठेके पर लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। अरनिया थाना क्षेत्र के गांव गंगावाली का ये पूरा मामला है।
आगरा में युवती को भगाने के मामले को लेकर बवाल। दूसरे समुदाय के आरोपी युवक के घर आग लगाई गई। नाराज भीड़ ने आरोपी के घर पर आग लगाई। 2 घरों और दुकान में भीड़ ने आग लगाई। जिम संचालक साजिद के घर और दुकान में आग लगाई गई। जिम संचालक की गिरफ्तार न होने से लोगों में दरअसल बहुत ज्यादा आक्रोश है। एक बालिग लड़की एक लड़के के साथ चली गई थी और दोनों बालिग थे। ये दोनों अपोजिट संप्रदाय के थे। लड़की पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। अभी कोर्ट ना खुलने के कारण, बंद होने के कारण, छुट्टी होने के कारण उनका अभी बयान नहीं हो पाया था। इस बीच ये यहाँ के कुछ धर्म जागरण समन्वय संघ के कुछ कार्यकर्ता हैं इकट्ठे हुए और उन्होंने जिस लड़के के जो लड़की लेके गया था उसके घर में आग लगाई है। मैं मौके पर हूँ, आग बुझा दी गई है। यहाँ पर पूर्णतः शांति है और कोई ऐसी बात नहीं है। FIR रजिस्टर की जा रही है और बहुत जल्दी सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। लापरवाही बरतने पर यहाँ के जो रौनकता के चौकी इंचार्ज हैं उन्हें मेरे द्वारा निलंबित किया गया है और जो थानाध्यक्ष हैं उनके खिलाफ जांच संस्थित की गई है। यदि इनकी भी लापरवाही पाई जाएगी तो इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। कृष्णा, मामले पर क्या कुछ ताजा अपडेट है फिलहाल? तो ये 4 दिन पहले का मामला था जहां पर हिंदू लड़की थी और मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति संचालक था। उसके साथ लड़की बेला फंसाकर लड़की ले जाने के आरोप बताया गया। लेकिन वहीं कल बीती रात पुलिस ने नोएडा से पुलिस को बरामद किया है। लेकिन जिम संचालक फरार था। वहीं हिंदूवादी नेता 3 दिन से आक्रोश थे और वहीं आज सुबह उन्होंने हिंदूवादी नेताओं ने और कुछ लोगों ने मिलकर जिम संचालक के दोनों घरों में आगजनी की और बवाल मचाया पर वहीं पर SSP आगरा सुधीर कुमार जी वहां पर पहुंचे तो लापरवाही बरतने वाले चौकी इंचार्ज को निलंबित किया है और थाना सिकंदरा के जो निरीक्षक हैं उनके विभागीय जांच के आदेश दिए हैं और जिम संचालक के खिलाफ भी उसे पकड़ने की कार्रवाई जारी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो जिन लोगों ने जिम संचालक के घर में आगजनी की है उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, जिम संचालक साजिद के घर और दुकान में आग लगाई गई। कृष्णा बता रहे थे कि यहाँ पर आरोप ये लगाया गया कि बहला फुसलाकर उस लड़की को ले जाया गया। लेकिन अभी इस पूरे मामले में सुधीर कुमार सिंह जो कि SSP आगरा इस वक्त हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि वो खुद मौके पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं।